जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर और स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया अर्थात अपने देश भारत से रिलेटेड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड 101 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। बताइए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हमारे देश का उल्लेख संविधान में किस या फिर किन नामों से किया गया है? तो हमारे देश का उल्लेख संविधान में किया गया है इंडिया और भारत नाम से। मतलब संविधान में 2 नाम मिलते हैं देश के, इंडिया और भारत। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा देश है, हमारे देश के नाम की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की पहली ही लाइन है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा है अनुच्छेद 1 की पहली लाइन में। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। और देखो, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एक व्यक्ति था हेरोडोट्स नाम का। ठीक है, इसने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया। हेरोडोट्स सभी लोग जानते होंगे कि इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो अब जो अपना देश भारत है, ये जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये गोंडवाना भूखंड का भाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है, ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यदि भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए कि कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, दुनिया के 7 बड़े देश नाम याद रखना, ये पूछे जाते हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। जो दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7 बड़े देश हैं, उनको याद करने की एक ट्रिक है। आपको मन में एक लॉजिक लगाना है, रुक चीस बाई। कोई बाई है जो आपके यहाँ काम करती है, वो कैसी है? चीस है, कंजूस है। तो आप उसको बोल रहे हैं कि रुक चीस बाई, आप काम पर नहीं आना है कुछ भी, है ना। तो देखो, इसको हम पढ़ते हैं, रूस से हमारा बन जाएगा रूस, का से हमारा बन जाएगा कनाडा, और चीस के चा से बन जाएगा चाइना, सा से बन जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बाई के बी से बन जाएगा ब्राजील, ए से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया और आई से बन जाएगा इंडिया। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल के हिसाब से जो 7 बड़े देश हैं, उनको आप क्रम से याद कर सकते हैं। ठीक है, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। समझ गए? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जाम में बन सकता है, तो यदि आपने ये क्रम याद रख लिया तो आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, यदि आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है कंप्लीट, स्टैटिक जीके के सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, और इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिलेंगे, और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z स्टैटिक जीके यदि आपको पढ़ना है तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाड़ी बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, और करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज और मंथली वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की भी रामबाड़ी बुक लॉन्च हो गई है। तो यदि आप सच में एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा,
ठीक है, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बताओ कि जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखो, अभी तो हम जनसंख्या में अव्वल हो गए हैं, पहले स्थान पर, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें तो अपना विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाले यदि हम टॉप 4 देशों की बात करें, ठीक है, तो इसको भी हम क्रम से याद रखेंगे। आपको CBSE याद रखना है, CBSE। ठीक है, C से चाइना, B से भारत, S से संयुक्त राज्य अमेरिका और E से इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से टॉप के जो 4 देश हैं जनसंख्या में, इनको आप याद कर पाएंगे क्रम से। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या अपने देश भारत में निवास करती है, और जनसंख्या में मैं आपको बता चुका हूं देश का दूसरा स्थान है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो भारत की लोकेशन आप देखिए, भारत जो हमारा भारत है, ये रही इसकी लोकेशन। और अब जो है अक्षांशीय रेखा कौन सी होती हैं? ये अक्षांशीय रेखा होती हैं और ये देशांतर रेखा होती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये रहा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अक्षांशीय रेखा के हिसाब से भारत की जो लोकेशन आप लोग देख रहे हैं, भारत की जो स्थिति देख रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों पूछा जाता है कि भारत देशांतरीय दृष्टि से पृथ्वी के किस गोलार्ध में है। देखो, देशांतरीय दृष्टि से यदि पूछा जाए तो देशांतर दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देशांतर है और ये पूर्व दिशा है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत है ये एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो देखो, ये है भारत की लोकेशन और पूरा एशिया महाद्वीप जो है ये रहा। तो एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? एशिया महाद्वीप का ये दक्षिण वाला भाग है। ठीक है, एशिया महाद्वीप ये पूरा है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है अपना देश भारत। ठीक है, तो दक्षिणी एशिया में स्थित है भारत। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है दोस्तों इंदिरा कॉल। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कह देना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी खोज किसने करी थी। ठीक है, खोजकर्ता कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका नाम मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बुलक बर्कमैन। क्या नाम है? बुलक बर्कमैन, जिनने उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत का, तो ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट। इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों जो भारत के सुदूर बिंदु हैं ये पूछे जाते हैं, तो देखो मैं उत्तरतम बिंदु बता चुका हूँ इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु जो है ये है किबुथु और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है ये सर क्रीक है, या इसको गुहार मोती भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, क्योंकि गुजरात का एक स्थान है गुहार मोती, यहाँ पर सर क्रीक स्थित है, इसलिए इसको गुहार मोती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण यानी कि दोस्तों जम्मू कश्मीर से लगाकर अंडमान निकोबार तक का विस्तार पूछा जा रहा है। तो ये है दोस्तों 3214 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार पूछा गया है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लगाकर गुजरात तक का विस्तार। तो ये है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं ये तो सभी को पता होना चाहिए। भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कितने?
9 पड़ोसी देश हैं भारत के। अब देखो, जो भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश हैं वो हैं 7, ठीक है, और जो भारत की जलीय सीमा से लगने वाले देश हैं वो हैं 2। तो 7 और 2 9 पड़ोसी देश हैं भारत के, ठीक है। जो जलीय सीमा से लगते हैं 2 देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। बाकी स्थलीय सीमा से 7 देश लगते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक भी मैंने यहाँ पर लिखी है, बचपन MBA, मतलब बचपन में आपने MBA कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे देश लिखे हैं, बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ में केवल और केवल 80 किलोमीटर। जलीय सीमा से लगने वाले 2 देशों में श्रीलंका और मालदीव हैं। एक एक फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। सारे फैक्ट क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं? तो देखो, भारत के दोस्तों 16 ऐसे राज्य हैं और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं अपने पड़ोसी देशों से लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वो 16 राज्य कौन कौन से हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की जलीय सीमा है, ठीक है, यहाँ नीचे जो निचला भाग है, दक्षिणतम भाग भारत का, यही जलीय सीमा से लगा हुआ है। तो इस जलीय सीमा की टोटल लंबाई पूछी जा रही है। इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो देखो, जलीय सीमा मैंने आपको लंबाई बता दी है, अब राज्यों के नाम पूछे जा रहे हैं। तो देखो, जो दक्षिणी राज्य हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, मैप में, ठीक है, ऐसे 9 राज्य हैं। इन राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, ठीक है। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप लोग यहाँ से चालू कीजिए। गुजरात है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस राज्य की सीमा कितनी लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो समुद्र तट से सीमा लगती है वो लगती है गुजरात की। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे गुजरात है, ठीक है। 1663 किलोमीटर इसकी सीमा समुद्र तट से लगती है, ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यहाँ पर लिखा है मैंने एज अ फैक्ट। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे महाराष्ट्र, फिर केरला है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है, फिर पश्चिम बंगाल और गोवा की सबसे कम सीमा लगती है, यानी कि गोवा सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है, केवल 131 किलोमीटर, ठीक है। सारे राज्य जो हैं आपको समुद्र तट पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए चीज़ों को मैप के आधार पर समझाने की कोशिश की है ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ सकें और आपको किसी अदर सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो मैं आपको बता चुका हूं, गुजरात की जो तटरेखा ये सबसे लंबी है, 1663 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब देखो, स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई, जलीय सीमा ये हम पढ़ चुके। अब जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, इसकी लंबाई पूछी गई है। तो ऊपर वाली स्थलीय सीमा, ठीक है, ये, और इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा 8 राज्यों के साथ में लगती है, ठीक है। यूपी की जो सीमा है 8 राज्यों के साथ में लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कौन सी अक्षांश रेखा
भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देखो अक्षांश रेखा है एक, ठीक है, और वो है कौन सी अक्षांश रेखा? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसको ही कहा जाता है क्या? कर्क रेखा। ये भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। आप लोग यहाँ पर मैप में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। और कर्क रेखा को ही क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है। अब बताओ कि जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो 8 राज्य हैं दोस्तों, इनके नाम एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन 8 राज्यों को याद करने की एक ट्रिक है, आपको सोचना है मित्र पर गमछा झाड़, मतलब जो अपना मित्र है उसके ऊपर गमछा आपको झाड़ देना है, गमछा उसके ऊपर डाल देना है। तो देखो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड, ठीक है। यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो उन 8 राज्यों को मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है मैप पर, ठीक है। तो इनको आप जरूर एक बार देख लेना मैप में लोकेशन, आपको ये सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। बताओ जो भारत है पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ? अपना देश भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और इसीलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब देखो एक और डेट लिखिए, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हम संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? जो हमारा संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये 3 डेटें सभी को पता होगी, इनको आप और अच्छे से याद रखना। जो स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त पर, तो 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। और कहाँ पर करते हैं? तो लाल किले पर करते हैं। फिर इसके बाद जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। तो इस मौके पर राष्ट्रपति जी ध्वजारोहण करते हैं कहाँ पर? अब प्रधानमंत्री करते हैं लाल किले पर, यह अंतर भी याद रखना। प्रधानमंत्री कहाँ पर करते हैं? लाल किले पर, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं ये करते हैं कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण, ठीक है। दोनों में अंतर है, दोनों याद रखना। राष्ट्रपति कब करते हैं, प्रधानमंत्री कब करते हैं, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न राज्यों में झंडा फहराते हैं मुख्यमंत्री। और इसके बाद जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, उस टाइम राज्यपाल झंडा फहराते हैं, ठीक है, केंद्र के जैसे सेम यहाँ पर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? देखो पूछा गया, तो जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो फहराते हैं दिल्ली के लाल किले पर, ठीक है। और राष्ट्रपति यदि पूछा जाए तो राष्ट्रपति कहाँ पर फहराते हैं? राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो भारत के स्वतंत्र होने की जो घोषणा है सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने करी थी। निम्न में से कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं मनाता? तो बहुत सारे देश हैं जो कि अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन रूस नहीं मनाता। हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से देश हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। देखो 5 देश हैं, एक साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया है, बहरीन है, लिechtenstein है और कांगो। ये 5 देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जे.बी. कृपलानी थे। और जे.बी. कृपलानी 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद इनने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, मतलब स्वतंत्रता के समय यही थे जे.बी. कृपलानी।
भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत विभाजित हुआ उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये भी JB कृपलानी ही थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी पूछा जाता है, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा क्लाइमेट इटली उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो दोस्तों ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने कि अब कांग्रेस का कोई काम नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। पहली बार भारत का राष्ट्रध्वज 7 अगस्त 1906 को कहां पर फहराया गया? तो देखो, भारत का राष्ट्रध्वज सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को और कोलकाता में फहराया गया था। कई बार तो स्थान पूछा गया है, तो कोलकाता के पारसी बागान ग्रीन पार्क में। ठीक है, पारसी बागान ग्रीन पार्क में सबसे पहले भारत का राष्ट्रध्वज फहराया गया था। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला या फिर वाली पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय जिनने विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराया उनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीकाजी कामा कौन थी? तो ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। इनने, बात है 21 अगस्त 1907 की, तो इनने 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रध्वज का पहला संस्करण फहराया था। मतलब विदेशी भूमि पर झंडा फहराने वाली जो प्रथम या फिर प्रथम व्यक्ति हैं उनमें मैडम भीकाजी कामा का नाम आता है। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसको कहा जाता है? जो देश का झंडा पहली बार विदेशी भूमि पर फहरा रहा है ना, मैडम भीकाजी कामा, इनको ही भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो जो पिंगली वेंकैया हैं, इनने राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार किया। ठीक है, और जब इनने डिजाइन तैयार किया तो उस समय चरखा नहीं होता था, उस समय जो है क्या चक्र के स्थान पर चरखा होता था। अभी चक्र है, उस समय गांधी जी का चरखा होता था। और एक और डेट याद रखो, 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो संविधान द्वारा तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत के झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो अपने तिरंगे झंडे में पहले गांधी जी का चरखा हुआ करता था, चरखे की जगह पर जो चक्र है ये 1947 में अस्तित्व में आया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना? 3:2। देखो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाता तो चौड़ाई और लंबाई में आप कहते थे 2:3। ठीक है, ये लिखा देख लेना, आजकल एग्जामिनर घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 3:2 रट लिया, ये अपन ने देखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। राष्ट्रध्वज के शीर्ष में यानी कि टॉप पर जो केसरिया रंग है ये क्या दर्शाता है? केसरिया रंग दर्शाता है साहस को। ठीक है, 3 पट्टियां दिख रही हैं। केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, और जो बीच वाली सफेद पट्टी है ना, ये शांति और सत्य का प्रतीक है, और जो निचले वाली हरी पट्टी है, ठीक है, ये क्या दर्शाती है? तो ये विकास और उर्वरता को दर्शाती है, विकास और उर्वरता को। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? ये जो चक्र बना हुआ है दोस्तों, इसका रंग पूछा जाता है तो आप कह देना कि गहरा नीला इसका रंग है, और उसमें तीलियों की संख्या 24 है, और ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। और इस चक्र का जो प्रारूप है कहाँ से लिया गया? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का जो झंडा गीत है वो किसने लिखा? झंडा गीत क्या है सबसे पहले बताओ? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, और इस झंडा गीत को कांग्रेस अधिवेशन 1938 में अपनाया गया था। 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने।
ठीक है, निर्विरोध इनको अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? नेशनल हॉलीडे भारत में 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है दोस्तों रिपब्लिक डे। ठीक है, ये कब होता है? ये होता है 26 जनवरी को। इसके अलावा एक होता है इंडिपेंडेंस डे, ये कब होता है? 15 अगस्त को। और एक होती है गांधी जयंती, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। तो ये 3 नेशनल हॉलीडे होते हैं अपने देश भारत में। भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता होगा, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय पशु है इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और नाम लिखे हैं जैसे पावो क्रस्टेसस, ये क्या है? ये मोर, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर लिखा है फेलिस डोमेस्टिका, तो फेलिस डोमेस्टिका ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। फिर प्लाटिनिस्टा गैकेटिका लिखा है, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ना अपना, डॉल्फिन। ठीक है, तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। तो ये 4 वैज्ञानिक नाम, चारों आपको याद रखना है। देखो, एक और क्वेश्चन है कि अभी तो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, लेकिन बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। ठीक है, और फिर बात हुई 1973 में, तो 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। ये फैक्ट याद रखना। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो 1973 में। इससे पहले सिंह यानी कि शेर राष्ट्रीय पशु था। 1973 से एक और डेट याद रखना कि बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना कब शुरू हुई? ये 1973 में ही शुरू हुई है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड आपसे पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ मोर, और मोर का वैज्ञानिक नाम मैं ये भी बता चुका हूँ, पावो क्रस्टोसस या फिर क्रस्तातुस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा, ठीक है, दर्जा वाला काम याद रखना, ये डेट, तो 26 जनवरी 1963 को। ठीक है, याद रखना। मोर से एक और फैक्ट याद रखना कि ये श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में किस फल को भारत के राष्ट्र फल के रूप में अपनाया गया? देखो, अपना राष्ट्रीय फल आम है, और आम राष्ट्र फल के रूप में कब अपनाया गया ये भी पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 1950 में। आम का वैज्ञानिक नाम ये भी याद रखो, तो मैग्नीफेरा, क्या? मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है आम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहले राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल, और कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक और लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है, जो कि हमारा राष्ट्रीय फल है। ठीक है, फिर लिखा है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये हाथी का वैज्ञानिक नाम है। और हाथी क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु है। देखो, एक एक चीज, एक एक फैक्ट, एक एक ऑप्शन भी मैंने बड़े सोच समझ के बनाए हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आधिकारिक दस्तावेज यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? सही आंसर हो जाएगा श्वेत पेपर। ठीक है, भारत सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन या फिर गजट जारी होता है तो उसको श्वेत पेपर यानी कि वाइट पेपर कहा जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान ये तो सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, फिर जो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसका अंग्रेजी अनुवाद खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। और अंग्रेजी में अनुवाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया किस टाइटल से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया टाइटल से।
राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और जनगण मन जो है इसको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और इसी दिन जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको भी राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। मतलब इसी दिन राष्ट्रगान अपनाया गया, इसी दिन राष्ट्रगीत अपनाया गया। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत अभी बता चुका हूं क्या है, वंदे मातरम। फिर राष्ट्रगीत के रचयिता आपसे पूछे जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। ठीक है, राष्ट्रगीत को गाने की अवधि कितनी है, तो 65 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने की जो अवधि है, राष्ट्रगान की बात करें, ठीक है, गान को गाने की अवधि है 52 सेकंड और गीत यानी कि राष्ट्रगीत को गाने की अवधि है 65 सेकंड। ठीक है, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया, तो 1896 को। कब, 1896 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया, तो ये लिया गया दोस्तों कौन से, आनंद मठ से। ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है, तो जैसे ही आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन के जो दैनिक कार्यक्रम हैं उनकी शुरुआत होती है राष्ट्रगीत के माध्यम से। भारत का जो राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, किस संबंध को बनाया गया या फिर किस संबंध को मान्यता दी गई, जो भारत का राष्ट्रीय संबंध है वो है शक संबंध। ठीक है, जो शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा होता है, तो प्रथम मास होता है चैत्र शक संबंध का। और फिर शक संबंध का जो अंतिम मास है, ठीक है, ये कौन सा होता है, फाल्गुन अंतिम मास। भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई, तो जो भारत की पहली जनगणना है 1872 को हुई थी और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना, ये तो भारत की प्रथम जनगणना है, लेकिन भारत की प्रथम नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना, नियमित शब्द जुड़ा तो 1881 और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। भारत की साक्षरता दर क्या है, 11 की जनगणना के अनुसार भारत का जो एजुकेशन रेट है ये है दोस्तों 74%। ठीक है, इनमें पुरुष साक्षरता दर यदि पूछा जाए तो ये है 82.14% और महिला साक्षरता दर पूछी जाए तो ये है 65.46%। ठीक है, एवरेज है 74%। 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, जनसंख्या के टॉप 4 राज्य पूछते हैं तो पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है और चौथे पे पश्चिम बंगाल है। फिर आपसे इसी क्रम में पूछा जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सिक्किम की है। मतलब सबसे कम सिक्किम की, उसके बाद मिजोरम की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद गोवा की। ठीक है, जनसंख्या के टॉप कम जनसंख्या के ये 4 राज्य हैं क्रमानुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है गोवा। ठीक है, फिर सबसे बड़ा राज्य यदि पूछा जाता, बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, तो बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में। 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर दोस्तों ये केरला की है। केरला की साक्षरता दर 94% है। दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम 91%, तीसरे नंबर पे आता है गोवा लगभग 88%, त्रिपुरा की लगभग 87%। ठीक है, तो एजुकेशन के टॉप के 4 राज्य हैं ये। 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों ये बिहार की है। कितनी है, लगभग 61.8%। फिर अरुणाचल प्रदेश की 65%, फिर राजस्थान की 66%, फिर झारखंड की जो है ये भी लगभग 65.89 को 86% है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है,
तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर केरला में है, और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर यदि पूछा जाता तो ये भी केरला ही में है। ठीक है, मतलब महिला और पुरुष और एवरेज दोनों में साक्षरता, तीनों में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरला की है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर, तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो ये बिहार की है। ठीक है, बिहार महिला और पुरुषों और एवरेज तीनों में साक्षरता दर के मामले में निचले पायदान पर है। सर्वाधिक जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का है। ठीक है, कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 17 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, 11 की जनगणना अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो दोस्तों एक जिला है मिजोरम राज्य का, उसका नाम शेर छिप। ठीक है, किस राज्य का है? तो ये मिजोरम राज्य का है, और यहाँ की पता है जो साक्षरता दर है ये 98.23% है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था, इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? देखो पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत कोई खोई हुई वस्तु नहीं था जिसकी खोज हो सके। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था, इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 20 मई 1498 में की थी। ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणी किनारे, अफ्रीका को जो सबसे दक्षिणी किनारा है केप ऑफ गुड होप, ठीक है, तो यहाँ से होते हुए, देखो यहाँ से होते हुए ये कहाँ पर पहुँचा था? तो ये पहुँचा था केरला। ठीक है, याद रखना, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था, और ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप से होते हुए केरला के कालीकट पहुंचा था। ठीक है, भारत आने वाला पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो पहली यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाल, और ये कब आए थे? 1498 में। देखो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एक, भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी, आप कहेंगे वो पुर्तगाल कंपनी थी। फिर दूसरा, सबसे पहले आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय कंपनी, आप कहेंगे पुर्तगाली। ये 1498 में आए थे। देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद इनका कब्जा बना रहा। कहाँ पर? गोवा पर इनका कब्जा बना रहा। 1961 में ये भारत से गए थे। ठीक है, 1961 में गोवा को मुक्ति मिली थी ना पुर्तगालियों से। तो सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो आप कहेंगे वास्को डी गामा, 1498 में आया था। यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने का कारण क्या है? मसाला व्यापार। ठीक है, मसाला व्यापार करने के लिए ये आए थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि अंग्रेजी शासन का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हैं, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। देखो 4-5 क्वेश्चन हैं। एक तो बंगाल के पहले गवर्नर, आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल का गवर्नर बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? विलियम बेंटिंक के लिए। ठीक है, फिर इनको वायसराय बनाया गया, तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी पूछा जाता है, तो ये थे सी राजगोपालाचार्य यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, इसलिए सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछा गया है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1952 से लगाकर 1962 तक राष्ट्रपति रहते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और अनुच्छेद 63 के अनुसार अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है। और उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। राज्यसभा के प्रथम सभापति बताइए। जो उपराष्ट्रपति हैं ये पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं ना। ठीक है। तो प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यही सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता दोस्तों ये थे सोमनाथ शर्मा। ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र दिया गया था। सैम मानेकशॉ कौन थे? सैम मानेकशॉ ये दोस्तों ये जो हैं ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। कौन? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। ठीक है। फिर बताओ भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी? पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर ये थी एस विजय लक्ष्मी। कौन थी? एस विजय लक्ष्मी। ये सन 2000 में भारत की ग्रैंड मास्टर बनी थी। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हों। देखो कंडीशन लगा दी है कि भारत की सबसे लंबी नदी, लेकिन उस नदी का उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में होना चाहिए। तो सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन गंगा जो है भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी बहती है। ठीक है। फिर जो गोदावरी है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है। और ये केवल भारत में ही प्रभावित होती है। भारत का सबसे ऊंचा जोंग जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग जलप्रपात। और पूछा गया है कि किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी पर यह बना हुआ है? तो याद रखना शरावती नदी पर यह बना हुआ है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर जोंग जलप्रपात कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है ये? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध दोस्तों ये महानदी पर है। और जगह पूछी जाएगी किस राज्य में? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। फिर भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है, अभी हमने पढ़ा सबसे लंबा बांध, अब पढ़ रहे हैं हम भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। एक्चुअल में जो टिहरी बांध है दोस्तों ये भागीरथी और भीलंगना दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। और ये बांध कहाँ पर बना हुआ है? उत्तराखंड के टिहरी जिले में। ठीक है। इसलिए इसका नाम टिहरी बांध दिया गया। ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय जेल कौन सी है? सबसे बड़ी केंद्रीय जेल पूछा गया है, ये तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय कौन सा देशांतर निर्धारित करता है? दोस्तों जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारत का मानक समय निर्धारित करता है। ठीक है। और जो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दोस्तों रेखा है अक्षांश रेखा ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है। और भारत का मानक समय GMT यानी कि
ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने इंडिया अर्थात अपने देश भारत से बनने वाले जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल आसान भाषा में, और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। दोस्तों यदि आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज, तो हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और करंट अफेयर्स की ई बुक भी आ गई है, साइंस की ई बुक भी आ गई है। इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए और आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, एज अ टेस्ट हम आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता के जाना। हमारे देश का उल्लेख संविधान में किस नाम से किया गया है, इसका आंसर बताइए। और किस अनुच्छेद में हमारे देश के नाम का उल्लेख किया गया है, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार जो हैं कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।